हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 341 को। तो इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने इस एपिसोड की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो पहले जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, तभी बाद में इस वीडियो को देखना। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में तीनों वेनरेबल्स अपने आखिरी मूव में अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो जल्दी से बड़ी तेजी से हांगफू फेंगली के करीब आ जाते हैं। जो देख पहले तो हांगफू फेंगली को कुछ भी पता नहीं चलता, फिर बाद में वो तीनों एल्डर्स अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करते हुए हांगफू फेंगली से कहती हैं कि हमारा फाइनल मूव ये है। कह करके वो तीनों एल्डर्स हांगफू फेंगली के साथ अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इस वजह से वहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे से धमाके की एनर्जी हटती है तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पे अभी भी काफी सारी गोल्डन कलर की इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। दूसरी ओर हमें लिन रूफेंग और यान बुगोन को भी दिखाया जाता है। वो लोग तो दूर होने की वजह से उस धमाके की रेंज से बच गए होते हैं, जबकि वहाँ पे जहाँ पे की ब्लास्ट हुआ होता है वहाँ पे जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन उस गड्ढे के सेंटर से अभी भी हांगफू फेंगली की इंपीरियल टायरन बॉडी आर्ट की गोल्डन लाइटनिंग दिख रही होती है। इधर उधर जब लिन रूफेंग हांगफू फेंगली को देख रहा होता है तो हांगफू फेंगली लिन रूफेंग को देख रहा नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि क्या इसका मतलब अब हमारे हाई वेनरेबल नहीं रहे। तो वो ये सब सोच करके हैरान हो ही रहा होता है कि तभी बूम, ऊपर से हांगफू फेंगली जमीन में एक जबरदस्त लैंडिंग करते हैं, जैसे कि फील करके थोड़ा लिन रूफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तो दूसरी ओर हमें हांगफू फेंगली को दिखाया जाता है जो हालांकि उन तीनों एल्डर्स के सैक्रिफाइस अटैक से बच तो गया होता है, मगर लेकिन वो भी उस अटैक के बीच में होने की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया होता है और अपने मुंह से खून खांस रहा होता है। जबकि इधर दूसरी ओर लिन रूफेंग हांगफू फेंगली को देख खुश होते हुए उससे कहता है कि हाई वेनरेबल, आप तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। आप उन लोगों के इतने ज्यादा खतरनाक सैक्रिफाइस अटैक से भी बिल्कुल पूरी तरीके से बच करके आ गए हैं। आप तो इस टियाने में इकलौते हैं जो कि इतना कुछ कर सकते हैं। इधर जब लिन रूफेंग ये सब कह रहा होता है, दूसरी ओर हमें हांगफू फेंगली की ओर दिखाया जाता है जो कि उन तीनों एल्डर्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि आखिर क्यों उन लोगों ने ये सब किया। सिर्फ केवल अपने हाउस के लिए उन्होंने अपने आप का सैक्रिफाइस दे दिया। हांगफू फेंगली की ये बात सुन लिन रूफेंग कहता है कि आखिर कौन इस बात की परवाह करता है। उनके पास आपको हराने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने आपको हराने के लिए अपने आप का सैक्रिफाइस दे दिया। लेकिन उन्होंने ये तो कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो लोग अपना सैक्रिफाइस देने के बाद भी आपको मार नहीं पाएंगी। आप स्टिल अभी भी पूरी तरीके से ठीक हैं और वन पीस में हैं। तो इतना सोचने के बाद फिर हांगफू फेंगली जोरों से हंसने लगता है और फिर कहता है कि सच में वो इडियट्स बिना किसी फायदे के बेकार में ही मारी गई। तो ये सुन हांगफू फेंगली कहता है कि नहीं, एक कल्टीवेटर जो कि अपने जीवन में काफी ज्यादा मेहनत करके रेडिएंट स्टेज तक पहुंचता है, वो अपनी करीबी हर चीज से ऊपर अपने जीवन को ज्यादा महत्व देता है। वो लोग कभी भी अपनी जान को बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक ये उनके लिए उनका अंतिम उपाय ना हो। वो लोग यहाँ से भागने के लिए और मुझे रोकने के लिए ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की अरे फॉर्मेशन का यूज कर सकते थे। तो अब इधर हांगफू फेंगली की ये बात सुन करके लिन रूफेंग और यान बुगोन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि शायद इसका मतलब क्या ये हो सकता है। तो हांगफू फेंगली हंसते हुए कहता है कि हाँ, वो इस सब को ज्यादा से ज्यादा माइल्ड करना चाहती थी। ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस एक वुमेन्स की डोमेन है जो कि क्या खाली अपने शब्दों पे इतनी ज्यादा सालों से सरवाइव करती नहीं आ रही है। इतना कह करके हांगफू फेंगली वहाँ से मुड़ करके जाने लगते हैं। तो ये देख लिन रूफेंग उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि हाई वेनरेबल, क्या इसका मतलब ये है कि क्या हम लोग अब इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये सुन हांगफू फेंगली उनसे कहते जाते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग काफी बड़े मूर्ख हैं, लेकिन अब ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि अब फिलहाल तो मुझे कुछ टाइम के लिए अपने घावों की मरहम पट्टी करानी है, इसलिए तुम लोग अब मेरे यहाँ पे ना होते हुए बिल्कुल भी केयरलेस मत रहना। ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की वुमेन्स को हम लोगों को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों से ये सब कह करके हांगफू फेंगली वहाँ से चले जाते हैं, जबकि पीछे खड़े लिन रूफेन यान बुगोन से कहते हैं, यान बुगोन अब आप ही बताएं कि अब हम लोग इस अरे फॉर्मेशन को हैंडल कैसे करेंगे। तो ये सुन यान बुगोन कहते हैं कि यार मुझसे तो बिल्कुल मत पूछो, क्योंकि ये चीज तो मेरे लिए भी एक
काफी बड़ा सर दर्द है। तो उन लोगों के इतना कहने के बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को चारों ओर से घेर रखा होता है और लगातार उन लोगों के गेट के बाहर की अरे फॉर्मेशन के ऊपर चारों तरफ से लगातार जोरदार अपने अटैकों से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर लेकिन अभी फिलहाल उन लोगों की अरे फॉर्मेशन काफी ज्यादा मजबूत होती है और अभी तक ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को प्रोटेक्ट करके रखी होती है। इसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें अगला सीन ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के अंदर का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि वो लोग घायल ग्रैंड मदर को अंदर ला करके उन्हें हील होने के लिए उनके बेड के ऊपर लेटाए होते हैं। इसकी थोड़ी देर बाद ग्रैंड मदर को होश आने लगता है और वो अपनी आंखें खोल करके देखती हैं। तो ग्रैंड मदर को आंखें खोलता हुआ देख मास्टर डूडेन भी खुश होते हुए कहती हैं कि आंट टाओ ग्रैंड मदर अब जाग चुकी हैं। तो आंट टाओ भी ये देख मास्टर डूडेन से कहती हैं कि ग्रैंड मदर की इंजरीज अभी फिलहाल तो स्टेबल है, मगर लेकिन ये सुन मास्टर डूडेन कहती हैं कि मगर लेकिन क्या। तो आंट टाओ कहती हैं कि रेनबो क्लाउड पाम के पॉइजन को निकाल पाना मेरे इन बूढ़े झुर्रीदार हाथों के बस के बाहर है। वो लोग इस पॉइजन का एंटीडोट खुद ही अकेले अपने पास ही रखते हैं। तो ये सुन मास्टर डूडेन कहती हैं कि आंट टाओ अब आप ही बताएं कि आखिर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। पिल्किंग हॉल ठीक हमारे गेट के बाहर है, क्या हम लोग जल्दी से अब यहाँ से बाहर जाएं और उन लोगों में से किसी एक को पकड़ करके यहाँ पे लेके आए और उसे पकड़ने के बाद उससे इस पॉइजन का एंटीडोट मांगे। तो मास्टर डूडेन की ये बात सुनने के बाद मास्टर किनकाई उनसे कहती हैं पियोनी तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, अब तक रेनबो कलर पाम पॉइजन पर सिर्फ पिल्किंग हॉल का ही एकाएक अधिकार था, लेकिन क्या तुम ये भूल गई कि कैसे जू फेंग ने 100 पिल मीटिंग में इस पॉइजन का बेहतरीन एंटीडोट बना दिया था। कर्निंग ग्रैंड मदर आंट टाओ और हमारी कई सारी बहनें इस पॉइजन से जूझ रही थी, तब जूफेंग ने ही हमें इस चीज का एंटीडोट दे करके हमें इससे बाहर निकाला था। लेकिन अब फिलहाल तो टॉप अल्केमिस्ट वीसीएस मेडिसन किंग वो भी अब फिलहाल ल्यू क्लैन के अंडर में है और उसके एक सहयोगी के रूप में काम करता है। तो अब इसलिए हमें किसी भी तरीके के जहर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मास्टर किनकाई की ये बात सुन आंट टाओ उनसे कहती हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब हम लोगों को बस उनसे संपर्क करने की देरी है और उसके बाद हमारी ग्रैंड मदर भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये सुन मास्टर डूडेन कहती हैं कि मगर लेकिन उस कमीने ने तो हमारी ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की एक सबसे बहुमूल्य ट्रेजर को चुराया है, तो फिर अब आखिर हम लोग उसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो मास्टर डूडेन की ये बात सुन ग्रैंड मदर भी अपने बेड पे से उठ करके जैसे तैसे बैठ जाती हैं और उन लोगों से कहती हैं कि मगर लेकिन अगर वो हमारे उस ट्रेजर को हमें लौटा देता है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है। इतना कह करके ग्रैंड मदर एक पल के लिए थोड़ा दुखी होते हुए शांत हो जाती हैं और फिर आगे वो उन लोगों से कहती हैं कि तो फिर हमें इसे मूव ऑन करना होगा, हमें अपनी ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को बचाए रखने के लिए अपने ट्रेजर को भूल करके उसके साथ समझौता करना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमें उसके जैसे सहयोगी की बिल्कुल सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे अपने इस शहर को लाशों से भरे हुए देखने के बाद हमारे उस ट्रेजर को पाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ग्रैंड मदर की ये बात सुन करके मास्टर डूडेन भी उनके लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तो क्या आप अभी भी ल्यू क्लैन के ऊपर ही निर्भर रहना चाहती हैं। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि हाँ जू फेंग ने हमसे एक प्रॉमिस किया था जब वो एक मुसीबत में था, तो अब हम लोग उसके ऊपर रियली में भरोसा कर सकते हैं और अब इस समय में सिर्फ वही है जो कि उन सभी बड़े प्लेयरों में से एक है और अब केवल वही है जो कि इस समय में हमारा सपोर्ट कर सकता है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे रीपेड इन्वेस्टमेंट है। ग्रैंड मदर इतना कहने के बाद फिर मास्टर डूडेन से कहती हैं कि पियोनी आप आमतौर पे तो डीप एंड से दूर जाती हैं और आप दिल से हमेशा एकदम काइंड रहती हैं, लेकिन अभी आप एडिफिस लॉर्ड के लिए सूट नहीं करती हैं। ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने वाले व्यक्ति के रूप में व्यक्ति को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होना होगा और अभी फिलहाल प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है उससे भी बियॉन्ड आगे तक का सोचना होगा और एंड पे रेपुटेशन को बचाए रखने की खराब चीज आखिर में हमें हरा करके नीचे गिरवा देगी। इतना कहने के बाद फिर ग्रैंड मदर मास्टर किनकाई से पूछती हैं कि वैसे अभी अभी जो बाहर से एक बहुत ही ज्यादा जोरदार आवाज आई थी, आखिर वो आवाज किस चीज की थी। तो अभी जब ग्रैंड मदर इतना कह ही रही होती हैं कि तभी अचानक से उनके रूम का दरवाजा तेजी से खुलता है और वहाँ पे घबराते हुए डैन तेजी से आती है और उन लोगों से कहती है कि बाहर अभी अभी कुछ
बहुत ही बड़ा हुआ था। तो गाइज अब डेंडेन के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अब फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और बाकी मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।